नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भारतीय पुरुष टीम के बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम भी गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन कांस्य पदक की उम्मीद अब भी बरकरार है। सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने अच्छा खेला, लेकिन अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम भले ही गोल्ड और सिल्वर से चूक गई, लेकिन अब भी कांस्य की उम्मीद बरकरार है। सेमीफाइनल मैच में भारत की बेटियों ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अर्जेंटीना के हाथों ने 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच के दौरान निकी प्रधान के गांव में गजब का उत्साह देखा गया। सभी गांव वालों ने एक साथ मैच देखा। निकी के माता पिता के साथ पूरे गांव ने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेगी। खेल में कोनो कमी नहीं था और आगे कांस्य पदक के लिए फिर देखना है, कांस्य पदक जरूर मिलेगा। इतना बेहतरीन खेल दिखाई है जो तारीफ के काबिल है, और हम लोग भले सिल्वर और स्वर्ण पदक से वंचित रह गए, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि कांस्य पदक हम लोग जरूर लाएंगे। टोक्यो में ओलंपिक का मैच चल रहा है, लेकिन उत्साह हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में भी थी। टीम इंडिया में सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे ने भी पूरा दमखम दिखाया। सलीमा के गांव में टेंट लगाकर सेमीफाइनल मैच देखने की व्यवस्था की गई थी। सेमीफाइनल मैच में हार से लोग थोड़े मायूस जरूर हुए, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि सेमीफाइनल खेलकर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। सिमडेगा से श्रीराम के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 खूंटी। नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने के निगम के कोर्ट के आदेश के खिलाफ जनप्रतिनिधि खड़े हो गए हैं। डिप्टी मेयर ने खुद नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने के आदेश को लेकर नगर आयुक्त और जनप्रतिनिधियों में ठन गई है। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ और डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त के फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा कि अस्पताल को तोड़ने के आदेश देने से पहले उसे रेगुलराइज करने का समय देना चाहिए। उन नियमों को लागू करने के पहले सबसे पहले तो एक प्रयास जरूर करना चाहिए रेगुलराइजेशन का, और मैं समझता हूँ आज के दिन सभी ऐसे अवैध भवनों के लिए एक प्रयास राज्य सरकार का होना चाहिए। बीजेपी सांसद ने तो इसे नगर आयुक्त का तुगलकी फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण 1958 में हुआ, तब नगर निगम का अस्तित्व भी नहीं था। बावजूद निगम ने तुगलकी फरमान जारी कर अस्पताल को तोड़ने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 1-2 फ्लोर का नक्शा पास नहीं हुआ है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था निकालना चाहिए। जुर्माना भरने के लिए वे रांची के लोगों के साथ भीख मांगने तक को तैयार हैं। 1-2 फ्लोर का नक्शा नहीं पास हुआ तो उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि अस्पताल को तोड़ दो। ये दोहरी नीति क्यों? एक तरफ झारखंड के माननीय एक मंत्री जी का होटल इंक्रोचमेंट में नदी के ऊपर बना है और उसमें न्यायालय का आदेश है, उधर उनकी निगाह नहीं जा रही है कि उस होटल जो नदी के इंक्रोचमेंट एरिया में बना है उसकी ओर नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ, एक अस्पताल को तोड़ दो जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। राजधानी रांची में करीब 2 लाख घर बगैर नक्शे के हैं। इनमें होटल एमराल्ड भी शामिल है। ये होटल मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी के नाम पर है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा। जो समय सीमा निर्धारित है उसी के तहत ये हटाया जाएगा। अगर इसमें कोई कोऑपरेट नहीं करता है तो वो राशि की वसूली भी जो हटाने में खर्च निगम को आएगा, वो भी संबंधित व्यक्ति के दुकान, मकान, संस्थान जो अवैध संरचना है उससे वसूली जाएगी। नगर निगम ने अपर बाजार के 12 भवनों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसके खिलाफ चैम्बर कोर्ट जाने की तैयारी में है। जबकि हरमू नदी में बिल्डिंग बायलॉज के कारण नगर के प्रतिनिधि भी हाई कोर्ट में PIL दायर करने वाले हैं। लेकिन अब सेवा सदन को तोड़ने के आदेश ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। दिल्ली से अमितेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में नाराजगी है। असफल छात्र हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने कम नंबर दिए जाने का आरोप लगा और साथ ही रिजल्ट में संशोधन की मांग की है।
मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं हंगामा हो रहा है। रांची के क्राउन पब्लिक स्कूल में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र मार्किंग व्यवस्था से नाराज हैं। छात्रों का आरोप है कि प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आने पर भी 10वीं में उन्हें कम मार्क्स दिए गए हैं। सर यहाँ पे पूरी तरह से नंबर कम कर दिया जा रहा है। अगर किसी का प्री बोर्ड में 90% आया है तो 67% दे दिया जा रहा है। जैसे मेरा हिंदी मेरा प्री बोर्ड में 78 मार्क्स था आउट ऑफ 80, लेकिन यहाँ पे अभी मेरा 80 में 35 मार्क्स दिया गया है 10th के एग्ज़ाम में, 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में अभी 35 मार्क्स हिंदी में दिया गया है। मैथ्स में और साइंस में 43 दिया जा रहा है। भेज दिया, रामगढ़ भेजी, वहाँ से वापस आया रामगढ़, अपने स्कूल के बच्चों को सही नंबर दिया। बाकी इधर सभी जगह का यही हाल है। मधुकम में भी यही चल रहा है, यहाँ भी यही चल रहा है। दरअसल सुखदेव नगर इलाके में क्राउन पब्लिक स्कूल को सीबीएसई का एफिलिएशन नहीं मिला है। ऐसे में रामगढ़ के एक स्कूल से छात्रों को फॉर्म भरवाया गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि 35 बच्चों की ऐसी समस्या है जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हम लोग जिस स्कूल से जुड़े हुए हैं सर, वहाँ पर हम लोग वहाँ बात करेंगे। उसे कॉपी का भी, मार्क्स का भी, सभी चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे सब हमारे ही हैं। जिनका भी प्रॉब्लम है हम लोग इसको अपने तरह स्तर से पूरा कोशिश करेंगे। रांची के हरमू चौक पर भी 10वीं के असफल छात्र दर्ज कर लिया है और साथ ही धनबाद में दर्ज केस को भी टेक ओवर कर लिया। जल्दी जांच के लिए सीबीआई की टीम धनबाद आएगी। जज हत्याकांड की जांच सीबीआई के हवाले। सीबीआई करेगी जज हत्याकांड की जांच। जज उत्तम आनंद हत्याकांड को अब सीबीआई खंगालेगी। सीबीआई ने केस टेकओवर के बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। अब तक एसआईटी की ओर से की गई जांच का सारा दस्तावेज भी हैंडओवर ले लिया है। शनिवार को ही झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मानते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। दरअसल 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है, जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। इसी बीच जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जज उत्तम आनंद का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगहों पर टूटी हुई थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई थी। 3 जगहों पर बाहरी चोट के निशान थे, जबकि 7 जगहों पर अंदरूनी चोट का जिक्र है। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। सरकार गिराने की साजिश के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। केस से जुड़े तमाम दस्तावेज रांची सीजेएम कोर्ट से एसीबी स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं रांची पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। पुलिस ने आरोपियों के 3 दिन की रिमांड मांगी है और ऐसे में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में कोतवाली थाने में अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुमका में वज्रपात से मृत युवती के शव में जान फूंकने के लिए अंधविश्वास का खूब तमाशा हुआ। मिट्टी और गोबर से लिपटे शव के सामने ग्रामीण घंटों बैठे रहे। गीली मिट्टी और गोबर के लेप से लिपटी ये अंधविश्वास की वो ममी है जिसे घेर कर कई घंटे से खड़े दलदली गांव के ग्रामीण उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वो उठ खड़ी होती और उनसे बातें करने लगती। लेकिन एक एक घंटे गुजर गए, न वो पल आया, न बेजान शरीर में कोई हरकत हुई। अलबत्ता अंधविश्वास की आग देखते ही देखते दलदली गांव से होते हुए दूर तक फैल गई। तब दौड़ी भागी पुलिस पहुंची और अंधी आस्था में जकड़े ग्रामीणों को जगाया। तो फिर पुलिस आई थी। पुलिस क्या बोले? वो लोग क्या बोले, अभी ये मर गई पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, पोस्टमार्टम, तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले। 18 साल की एलिजाबेथ हांसदा पर बिजली गिर गई थी।
बुरी तरह से झुलसा शरीर बेजान हो गया था। परिजनों को क्या सूझी कि शव को घर ले आए, खाट पर लिटाया, ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी और गोबर का लेप चढ़ाया और इस इंतजार में बैठे रहे कि एलिजाबेथ अब उठेगी और तब उठेगी। इस उम्मीद में सुबह से शाम हो गई, ना तो शरीर में जान लौटी और ना ही ग्रामीणों की अंधी आस्था कोई रंग लाई। जो पहले वाला लोग बोल रहा था गोबर लिखने से फिर बचेगी। अच्छा, गोबर लगाने से ठीक हो जाता है। तो गोबर उबर लगाए? हाँ लगाए, फिर ठीक नहीं हुआ। ऐसी ही अंधविश्वास की कई और जकड़न है जिससे दुमका के ये भोले भाले ग्रामीण आज तक आजाद नहीं हो सके और न विकास के रास्ते पर कुछ दूर जा सके हैं। वहीं पुरानी धारणाएं आज भी उन्हें जकड़ी हुई हैं, जो उनकी सोच, उनकी जिंदगी पर भारी हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और इधर झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। रामगढ़ के गोला के मसरीडी गांव में 9 हाथियों के झुंड ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। दुमली के कारू और बयांग में भी हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने फसलों को रौंद दिया और अनाज को चट कर गए। वहीं चतरा के टंडवा वन क्षेत्र में पदमपुर के तूरी मोहल्ले में 1 दर्जन की संख्या में हाथी पहुंचे। हाथियों ने पहले घरों को घेर कर तोड़ डाला और फिर घर में रखे सामानों को भी बिखेर दिया। इस दौरान घर में सो रही बुजुर्ग महिला को कुचलकर मौत के घाट भी उतार दिया गया। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने से दूसरी महिला घायल हो गई। वहीं गुमला में जारी थाना क्षेत्र के जरडा पंचायत की तीतर टोली में जंगली हाथी के उत्पात से लोग परेशान हैं। यहां हाथी ने 2 घरों को तोड़ दिया और साथ ही घर में रखा अनाज चट कर गए हैं। दुमका में भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य गंगा प्रसाद राय ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरकार के प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत गंगा प्रसाद राय ने हथियार डाला। गंगा काठीकुंड के मंजला सरुआ पानी गांव का रहने वाला है। डीआईजी ने कहा कि 2014 से 2021 तक गंगा प्रसाद राय माओवादी का सक्रिय सदस्य रहा। उस पर 2 मामले दर्ज है। डीआईजी ने कहा कि सरेंडर करने पर गंगा प्रसाद को पुनर्वास नीति के तहत तत्काल 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। शिकारीपाड़ा, काठीकुंड, भूपी का अंदर सुंदर पहाड़ी इलाके में सक्रिय था और अब तक जो जानकारियां मिली है इनके विरुद्ध 2 कांड दर्ज है। और साइबर ठग ठगी के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे युवक को नौकरी देने का झांसा देकर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। साइबर अपराधी फर्जी कॉल सेंटर खोलते हैं जिसमें युवाओं को 10 से 15 हजार रुपए पर नौकरी पर रखते हैं, उनसे ठगी का काम करते हैं और इस दौरान फर्जी कॉल सेंटर में काम कर रहे युवाओं को यह जानकारी तक नहीं होती कि वो साइबर क्राइम के दलदल में फंसे हुए हैं। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करती है तब उन्हें जानकारी मिलती है। पिछले दिनों धनबाद और रांची में इस तरह के मामले सामने आए थे। पकड़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है वो काम क्या कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये रहता है कि हम लोगों को 10-15 दिन के लिए लाया गया है, हम कहीं और काम करते थे और हमने ला करके 10,000 में, 15,000 में, इस बहुत छोटे छोटे अमाउंट में उनको रखा जाता है। बहुत लोग नए नए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जब पुलिस जाती है तो उनको खुद नहीं पता होता वो काम क्या कर रहे हैं। उनको अलग अलग काम को। झारखंड में 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने इसको लेकर संभावित फॉर्मूले पर बैठक की। जेएमएम कोटे के मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जेएमएम कोटे के मंत्री हफीजुल हसन, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक मथुरा महतो, विधायक सुदेव कुमार सोनू और केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे शामिल हुए। जेएमएम ने सरकार में शामिल सहयोगी दलों के साथ मिलकर 20 सूत्री और निगरानी समिति के बंटवारे का फैसला लिया है। जेएमएम ने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को समिति में जगह देने का फैसला लिया है। हालांकि तय फॉर्मूले पर अंतिम निर्णय पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे। गठबंधन के अंदर 13-10-1 के फॉर्मूले पर 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन की संभावना है। बैठक किया 20 सूत्री मेंबर निगरानी समिति का भी, और सारा चीज़ हम लोग कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे सदस्य हम लोग मनोनीत करेंगे, सारा चीज़ हो गया। लेकिन हमारा गठबंधन है, सब ये भी बहुत जल्दी होने जा रहा है। हमारा दल के ओर से भी हम लोग विचार किए कि हम लोग कैसे कैसे मेंबर को किस किस क्षेत्र से हम लोग देंगे, उस लिए आज विचार था। इसीलिए सारा हम लोग अब ये भी हमारा पार्टी का सुप्रीमो और हमारा मुख्यमंत्री है, उस बीच में फिर हम लोग इस सारा चीज़ हम लोग प्रस्ताव जो है उसको रखेंगे और हमारा गठबंधन के बीच के साथ अंतिम हम लोग चर्चा करके इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।